एमएलए क्या होता है? ये एक सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है ना? हम ये शब्द न्यूज में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम इसका असली मतलब समझते हैं? एमएलए का पूरा रूप है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आसान हिंदी में हम इन्हें विधायक कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टाइटल है। इसका असली मतलब बहुत गहरा है। एक एमएलए सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो हजारों लोगों की आवाज होता है। एक बड़े राज्य की कल्पना कीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ये नामुमकिन है कि एक इंसान, मुख्यमंत्री, सबकी समस्याओं को सीधे सुन सके। इसलिए राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। हर हिस्सा अपनी तरफ से एक इंसान को चुनता है, ताकि वो उनकी बात रखे, उनके लिए बोले, उनकी जरूरतों के लिए लड़े। वो इंसान ही एमएलए होता है। तो जब आप एक एमएलए के बारे में सोचें, तो सिर्फ एक राजनेता के बारे में मत सोचिए। एक प्रतिनिधि के बारे में सोचिए, एक पुल के बारे में सोचिए। आम लोगों और सरकार के बीच का एक पुल। उन्हें आप चुनते हैं अपने वोट से, ताकि वो राज्य की विधानसभा में बैठ सकें, जो राज्य की संसद जैसी होती है। वहां वे कानून बनाते हैं, जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। वे अपने स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं को, चाहे वो टूटी सड़क हो, पानी की कमी हो या नए स्कूल की जरूरत हो, राज्य के शासन के उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि उनके लोगों की आवाज सिर्फ सुनी ही ना जाए, बल्कि उस पर कार्रवाई भी हो। ये एक बहुत बड़ी ताकत वाली पदवी है, लेकिन उस ताकत के साथ और भी बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये कॉन्सेप्ट आसान है, पर बहुत असरदार है। ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका मतलब है कि ताकत किसी राजधानी शहर में नहीं रहती, ये आप में रहती है, वोटर में। आपके पास आसान है, ये आसान है, ताकत है ये चुनने की कि आपकी बात कौन रखेगा। एमएलए सिस्टम से आपका सीधा जुड़ाव है। अगर आपको कोई समस्या है, तो वो पहला इंसान है जिससे आपको संपर्क करना चाहिए। उनका रोल सेवा करना है, शासन करना नहीं। वे जनसेवक हैं, जिन्हें उन लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए चुना गया है, जिन्होंने उन्हें अपने वोटों से भरोसा दिया। इस बुनियादी सच्चाई को समझना पहला कदम है, न केवल उस व्यक्ति के लिए जो एमएलए बनना चाहता है, बल्कि इस देश के हर एक नागरिक के लिए। ये उस ताकत को पहचानने के बारे में है जो हमारे अपने हाथों में है। ये भूमिका कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, ये किसी भी भारतीय नागरिक के लिए खुली है, जिसमें बदलाव लाने की जुनून है। ये आपके पारिवारिक बैकग्राउंड, आपकी दौलत या आपके कनेक्शन के बारे में नहीं है, ये आपकी नीयत के बारे में है। क्या आप सचमुच समस्याओं को हल करना चाहते हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों का दर्द महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपके पास इस भूमिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। रास्ता मुश्किल लग सकता है, चुनौतियों से भरा, लेकिन याद रखिए, हर बड़ी यात्रा एक छोटे, आसान कदम से शुरू होती है। खुद पर और अपने उद्देश्य पर विश्वास करना वो पहला कदम है। सिस्टम लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया गया है, और इसमें आप भी शामिल हैं। आसान है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मुझे रोल समझ आ गया है, लेकिन क्या मैं एमएलए बन सकता हूं? आइए एलिजिबिलिटी को समझते हैं। नियम आसान बनाए गए हैं ताकि कोई भी आम नागरिक इसमें भाग ले सके। पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। यह नॉन नेगोशिएबल है। यह पद भारतीयों के लिए है, भारतीयों की सेवा करने के लिए। यह हमारे देश के प्रति कमिटमेंट के बारे में है। तो अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है और आप इस देश को अपना घर मानते हैं, तो आपने इस यात्रा का पहला और सबसे बुनियादी कदम पार कर लिया है। यह एक आसान चेक बॉक्स है, लेकिन यह आपको उन 1 अरब 40 करोड़ अन्य लोगों से जोड़ता है जिनकी आप एक दिन सेवा कर सकते हैं। यह हर किसी के लिए शुरुआती लाइन है। दूसरी शर्त उम्र के बारे में है। आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 ही क्यों? सोच यह है कि इस उम्र तक एक व्यक्ति को कुछ जीवन का अनुभव, एक निश्चित स्तर की परिपक्वता और दुनिया और उसकी समस्याओं की बेहतर समझ हासिल हो जाती है। यह किताबों के ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन जीने से, चुनौतियों का सामना करने से और समाज का अवलोकन करने से मिलने वाली समझ के बारे में है। यह उम्र की आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति में उसे संभालने की परिपक्वता हो। तो अगर आप 25 या उससे ज्यादा उम्र के हैं, तो आपने दूसरी बाधा पार कर ली है। यह एक और आसान नियम है
जो हमारे आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए रास्ते को सुलभ बनाता है। तीसरा, आपको उस राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह एक बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब है कि आपको खुद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। आप वोट नहीं मांग सकते अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। यह आपको उस सिस्टम से सीधे जोड़ता है जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं। यह दिखाता है कि आप एक एंगेज नागरिक हैं। अपना नाम लिस्ट में डलवाने के लिए आप बस ऑनलाइन या स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए आवेदन कर सकते हैं। यह एक सीधा साधा प्रोसेस है। वोटर होना आपका अधिकार है और इस मामले में यह उम्मीदवार बनने की दिशा में एक जरूरी कदम भी है। आसान है। आखिर में कुछ लंबी शर्तें भी हैं। आपको सरकार के तहत कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए, मतलब आप एक ही समय में सरकारी कर्मचारी और नुमाइंदा नहीं हो सकते। यह हितों के टकराव से बचने के लिए है। साथ ही आपको कुछ आपराधिक अपराधों में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कानून इस पर बहुत स्पष्ट है, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उल्लेख किया गया है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि साफ रिकॉर्ड और सेवा करने की स्पष्ट नीयत वाले लोग ही विधानसभा में प्रवेश करें। ये नियम आपको रोकने के लिए नहीं है, ये हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की शुद्धता और अखंडता की रक्षा के लिए है। ये सुनिश्चित करते हैं कि शक्ति सही हाथों में जाए। तो आप योग्य हैं। आगे क्या? आप वास्तव में चुनाव कैसे लड़ते हैं? यह प्रक्रिया एक यात्रा है और किसी भी यात्रा की तरह इसके भी स्पष्ट कदम हैं। पहला कदम तब शुरू होता है जब भारत का चुनाव आयोग आपके राज्य के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। यह आधिकारिक शुरुआत है। सबसे पहले आपको अपने नामांकन पत्र दाखिल करने होते हैं। यह एक औपचारिक आवेदन है। आपको रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से एक नामांकन फॉर्म मिलता है, जो आपके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव का प्रभारी अधिकारी होता है। आपको इस फॉर्म को अपनी सभी डिटेल्स के साथ भरना होता है। आपका नाम, उम्र, पता और आपकी संपत्ति, देनदारियों और आपके खिलाफ किसी भी आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी भी। पारदर्शिता जरूरी है। फॉर्म भरने के बाद आपको इसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ जमा करना होता है। यह राशि आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं होती। सामान्य उम्मीदवारों के लिए यह 10,000 रुपये और SC या ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपये होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव लड़े। फॉर्म और डिपॉजिट के साथ आपको एक एफिडेविट जमा करना होता है। यह एक शपथ पत्र है जहां आप अपनी सभी डिटेल्स सच्चाई से घोषित करते हैं। याद रखें, इस एफिडेविट में गलत जानकारी देना एक गंभीर अपराध है। आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदाताओं से भी हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, जिन्हें प्रस्तावक कहा जाता है। यह दिखाता है कि आपको स्थानीय लोगों से कम कुछ शुरुआती समर्थन मिला है। एक बार सभी नामांकन जमा हो जाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर उनकी स्क्रूटनी करता है। इसका मतलब है कि वे हर फॉर्म को ध्यान से देखते हैं कि सभी नियमों का पालन किया गया है या नहीं। अगर आपका फॉर्म सही और पूरा है, तो आपका नामांकन स्वीकार कर लिया जाता है। अब आप आधिकारिक तौर पर एक उम्मीदवार हैं। यहीं से असली काम शुरू होता है, चुनाव प्रचार। यह आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से जुड़ने का आपका मौका है। आप सार्वजनिक सभाएं कर सकते हैं, घर घर जा सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं और अपनी दृष्टि साझा करने के लिए पर्चे बांट सकते हैं। आप कौन सी समस्याएं हल करना चाहते हैं? आप कौन से बदलाव लाना चाहते हैं? यह अपनी कहानी बताने और लोगों की कहानियां सुनने का समय है। यह एक संवाद है, एक तरफा भाषण नहीं। चुनाव प्रचार की अवधि मतदान के दिन से 48 घंटे पहले समाप्त हो जाती है। यह एक साइलेंस पीरियड है ताकि मतदाताओं को शांति से सोचने और अपना निर्णय लेने का समय मिल सके। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण दिन, मतदान का दिन। लोग मतदान केंद्रों पर जाते हैं और अपना वोट डालते हैं। कुछ दिनों बाद वोटों की गिनती होती है। यदि आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, तो आपको विजेता घोषित किया जाता है। आपको आधिकारिक तौर पर विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना जाता है। यह यात्रा लंबी है, इसमें कड़ी मेहनत, समर्पण और बहुत ऊर्जा की जरूरत है। लेकिन सेवा करने की सच्ची इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए यह ऐसी यात्रा है जिसे करना चाहिए। और याद रखें, इस प्रक्रिया का हर हिस्सा बस एक प्रक्रिया है। इसे सीखा जा सकता है,
इसे किया जा सकता है, आसान है। चुनाव जीतना यात्रा का अंत नहीं है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत है। एमएलए का पद आपको हजारों लोगों द्वारा दिया गया एक पवित्र विश्वास है। आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवाज बनना है। आपको विधानसभा सत्रों में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए, बहसों में हिस्सा लेना चाहिए, सरकार से सवाल पूछने चाहिए और उन मुद्दों को उठाना चाहिए जो आपके लोगों के लिए मायने रखते हैं। चाहे वह अस्पताल की मांग हो, पुल की या बेहतर कानून व्यवस्था की, विधानसभा में आपकी आवाज आपके पूरे क्षेत्र की आवाज होती है। आप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मंच पर उनके प्रतिनिधि हैं। यह आपका प्राथमिक कर्तव्य है। विधानसभा के अलावा आपका काम आपके निर्वाचन क्षेत्र में आपके लोगों के बीच है। एक एमएलए से सुलभ होने की उम्मीद की जाती है। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि वे अपनी समस्याओं के साथ आपसे संपर्क कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके क्षेत्र में एक कार्यालय हो और नागरिकों से मिलने के लिए उपलब्ध हो। आपको उनकी शिकायतों को सुनना होगा, चाहे वे व्यक्तिगत समस्याएं हों या समुदाय व्यापी मुद्दे। आपकी भूमिका एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करना है, उन्हें सही सरकारी विभागों और अधिकारियों से जोड़ना ताकि उनका काम हो सके। आपको उनके आवेदनों, याचिकाओं और शिकायतों पर फॉलो अप करना होगा। यह मौजूद रहने, दिखाई देने और जमीन पर सक्रिय रहने के बारे में है, न केवल चुनाव के दौरान बल्कि पूरे 5 साल तक। एक एमएलए को एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड या एमएलएलएडीएफ नामक एक फंड भी मिलता है। यह सरकार द्वारा दिया गया पैसा है जिसका उपयोग आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में छोटे विकास परियोजनाओं के लिए कर सकते हैं। आप सामुदायिक हॉल बनाने, हैंडपंप लगाने, छोटी गलियों को पक्का करने या सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। जिम्मेदारी इस फंड का बुद्धिमानी से, पारदर्शिता से और उन परियोजनाओं के लिए उपयोग करने की है जो वास्तव में जनता को लाभ पहुंचाती है। यह आपके क्षेत्र में दृश्यमान परिवर्तन लाने का एक सीधा तरीका है। इस फंड को ईमानदारी और दक्षता के साथ प्रबंधित करना आपके चरित्र और सार्वजनिक सेवा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की परीक्षा है। यह विकास का एक उपकरण है और आप इसके संरक्षक हैं। आखिर में याद रखें कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी के लिए एक एमएलए हैं, न कि केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको वोट दिया था। एक बार जब आप जीत जाते हैं तो आप हर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। आपका कर्तव्य सभी के कल्याण के लिए काम करना है। सार्वजनिक सेवा का यह मार्ग आसान नहीं है। यह आपके धैर्य और आपकी ईमानदारी की परीक्षा लेगा। लेकिन अगर आपकी नीयत शुद्ध है, अगर आप सचमुच लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। आपके पास सकारात्मक बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक बनने की शक्ति है। कभी यह न सोचें कि यह किसी और के लिए एक सपना है। साहस और साफ दिल वाला कोई भी नागरिक इस रास्ते पर चल सकता है। आसान है।